हेलो एंड वेलकम टू प्रथम इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। देखिए फ्यूचर टेंस बहुत आसान है पढ़ना और समझना, इसको याद रखना भी। आइए बात करते हैं हम लोग। देखिए इसको हम लोग दो नाम से बुला सकते हैं, चाहे हम लोग इसको सिंपल फ्यूचर कहें या फ्यूचर इंडेफिनिट कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर इसमें डेफिनेशन की बात करें तो इसका डेफिनेशन होता है कि जब कोई काम आने वाले वक्त में यानी कि भविष्य में समान रूप से खत्म हो जाए, उसे हम लोग सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। मैंने लिखा भी यहाँ पे कि ऐसा वाक्य जो फ्यूचर में यानी भविष्य में सामान्य रूप से खत्म होता है। तो ये आपको नहीं भी समझ में आए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आप मेन चीज इसका सिंबल याद रखेंगे कि जिस वाक्य के अंत में क्या लगा, जिसमें गा गे की इत्यादि लगा हो, उसे हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब आती है बारी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर आपके सामने है। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इसमें शैल और विल दो चीज है, कहाँ शैल लगाएंगे और कहाँ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ग्रामर का नियम कहता है कि शैल का प्रयोग दो ऐसे सब्जेक्ट है जिसके साथ होता है। एक होता है आई और दूसरा होता है वी। आई और वी अपने साथ शैल लेता है, बाकी सबके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। अब एग्जांपल से समझते हैं हम लोग इस चीज को। फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा है कि कल मैं दिल्ली जाऊंगा। देखिए इसमें गागेगी आ रहा है, कुछ भी नहीं करना है आपको। गागेगी आ रहा है यानी कि यह क्वेश्चन सिंपल फ्यूचर टेंस में है। इसको बनाएंगे कैसे, बनाने का तरीका देखिए सामने है। अब सब्जेक्ट इसका मैं है तो मैं के हिसाब से क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे। आई शैल हो गया। वर्ब का पहला रूप है, क्या लगा देंगे, दो लगा देंगे। आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। ये हमारा जवाब हो गया नियम के हिसाब से। अब इसमें इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बदल दें। इसमें अगर हम जोड़ दें निश्चित रूप से, एक वर्ड आता है, या यूं कहें कि हम कहें कि अवश्य इसमें जोड़ दें। अगर हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह हो कि कल मैं अवश्य या निश्चित रूप से दिल्ली जाऊंगा, दो वर्ड आ जाए, या तो अवश्य आ जाए या फिर निश्चित रूप से आ जाए, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए निश्चित रूप का मीनिंग होता है डेफिनेटली, डेफिनेटली का मीनिंग होता है निश्चित रूप से। तो क्या इसका जवाब होगा कि आई शैल डेफिनेटली गो टू दिल्ली टुमारो। लगता तो ऐसे ही है, लेकिन ये जवाब आपका गलत होगा। ऐसी परिस्थिति में करते क्या है कि जब भी, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग, कि जब भी किसी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात हो और उसमें हिंदी का वर्ड निश्चित रूप से या फिर अवश्य जुड़ जाए, तो करना क्या है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पलट देना है। मतलब जहां शैल लगने वाला है वहां पर विल लगा देंगे और जहां पे विल लगने वाला है वहां पर शैल लगा देंगे। अर्थात अगर हम क्वेश्चन में हमारा ये होगा कि कल मैं अवश्य दिल्ली जाऊंगा, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, इस शैल के बदले हम क्या लिख सकते हैं, विल लिख देंगे। आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। आई शैल डेफिनेटली नहीं लिखेंगे। देखिए अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये ग्रामर के नियम की बात कर रहा हूँ कि कहाँ शैल और कहाँ विल। लेकिन आजकल जो है हर एक सब्जेक्ट के साथ कॉमन यूज हम लोग विल का करते हैं। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसके साथ यूं कहें कि मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं, या फिर कहें कि स्पोकन इंग्लिश की अगर बात करें तो स्पोकन इंग्लिश में बोलचाल की भाषा में आप सब जगह विल लगा सकते हैं। लेकिन जिस समय एग्जाम्स की बात होगी, क्वेश्चंस की बात होगी, तो उस समय ये नियम नहीं बदलेगा। जहां पर शैल होता है वहां शैल होगा, जहां पर विल होता है वहां पर विल होगा। उम्मीद है कि आपको शैल और विल के बीच का ये जो डिफरेंस है आपको समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल हम समझते हैं। कहता है कि सीता इस काम को करेगी। अब सीता के साथ विल लगता है तो क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे यहाँ पर। सीता विल डू दिस वर्क। इसमें भी अगर हम इसको पलट दें कि सीता निश्चित रूप से इस काम को करेगी, तो हमारा क्या होगा, विल के बदले हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पर,
शैल लगा देंगे, इसमें कोई हिचकिचाहट आपको नहीं होनी चाहिए। सीता विल डू दिस वर्क, सीता इस काम को करेगी, सीता निश्चित रूप से इस काम को करेगी, सीता शैल डू दिस वर्क। अब लेकिन ये मैं आपको ग्रामर के नियम की बात बता रहा हूँ, आप ऐसा नहीं कहेंगे कि सर हम लोग तो सबके साथ विल ही लगाते हैं, आप सीता के साथ शैल कैसे लगा सकते हैं। तो मैंने आपको जस्ट अभी कहा कि कॉमन यूज आजकल सब लोग हर एक सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं, आप भी लगा सकते हैं। अब जब भी हम लोग फ्यूचर टेंस की बात करें तो ये बहुत साधारण टेंस है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। अब मैं आपको इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूँ। सिंपल फ्यूचर टेंस में सबसे खास क्या है सीखने लायक, और जो हमारे एग्जाम्स में आता है वो है हमारा कंडीशनल सेंटेंस। जी हाँ, इसे हम लोग कंडीशनल सेंटेंस के नाम से जानते हैं। क्या होता है कंडीशनल सेंटेंस में, आपको पूरी डिटेल्स में इस चीज को समझाऊंगा। देखिए, कंडीशन का मतलब होता है शर्त, कंडीशन का मतलब होता है शर्त, और जब भी कंडीशन की बात आए तो उसमें समझिएगा कि इफ जरूर लगा होगा। इसकी पहचान यही है कि ऐसे वाक्य की पहचान इंग्लिश में इफ से होती है और हिंदी में अगर से होती है। जिस सेंटेंस में अगर लगा हो तो समझिए कि वो सेंटेंस कौन सा है, कंडीशनल सेंटेंस है, मतलब उसमें शर्त लगा हुआ है, कंडीशन लगा हुआ है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है कि अगर मैं पटना जाऊंगा तो मैं एक किताब खरीदूंगा। इससे पहले कि मैं आपको ये कंडीशनल सेंटेंस समझाऊं, एक बार आप इस एग्जांपल्स को जरूर देखें कि अगर मैं पटना जाऊंगा तो मैं एक किताब खरीदूंगा। तो इसमें स्पष्ट रूप से आपको दो चीजें दिख रही है कि इसमें दो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगा हुआ है। देखिए आप, मैं पटना जाऊंगा, ये पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ, और मैं एक किताब खरीदूंगा, ये दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ। अब आइए हम लोग कंडीशनल सेंटेंस को मैं आपको समझाता हूं, आप पूरे ध्यान से इस चीज को समझेंगे। नियम है कि जब भी एक साथ दो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाए और उसमें कंडीशन लगा हो, कंडीशन का मतलब आप समझ रहे हैं कि उसमें अगर लगा हो या फिर इफ लगा हो, तो नियम हमारा कहता है कि आप दोनों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नहीं बना सकते। दोनों का जवाब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में गलत होगा। अगर मैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है, अगर मैं पटना जाऊंगा तो मैं किताब खरीदूंगा, मैं इसका अगर जवाब लिखूं कि इफ, देखिए अगर के लिए मैंने लिखा इफ मैं पटना जाऊंगा, आई शैल गो टू पटना, आई शैल गो टू पटना। मैं किताब खरीदूंगा, आई शैल बाई अ बुक। तो ये अगर मैं ऐसे लिखूं जवाब, या कोई भी ऐसे जवाब लिखता है तो वो गलत होगा। हालांकि आप तो कहेंगे कि सर ये दोनों फ्यूचर में है तो दोनों को फ्यूचर में बनाएंगे, और फ्यूचर में इसका जवाब यही होगा कि इफ आई शैल गो टू पटना, आई शैल बाई ए बुक। ये जवाब गलत क्यों हुआ? इसका कारण है कि ये नियम कंडीशनल सेंटेंस, एक बार फिर से समझिए कि जब भी दो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक साथ कहीं आता है और उसमें इफ लगा हो यानी कि शर्त लगा हो, तो उसको बनाने का नियम होता है कि जो कार्य पहले खत्म हो, जो काम पहले हो उसे सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं, और जो काम बाद में हो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। यही कंडीशनल सेंटेंस का नियम है। जो कार्य पहले संपन्न होगा उसे हम लोग बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिंपल प्रेजेंट। ये भले आगे की है लेकिन दो फ्यूचर एक साथ आ रहा है, तो पहले को सिंपल प्रेजेंट, दूसरे को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। या इसको अगर ट्रिक के माध्यम से आप याद रखना चाहें, और किसी को नियम याद नहीं रहता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनाएंगे, तो आपको इतना याद रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में इफ लगा हो, सबसे सारे ट्रिक्स का मैं एक निचोड़ आपको बताता हूं कि अगर दो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक साथ आए और उसमें इफ लगा हो तो यानी कि वो सेंटेंस गलत है। इफ के साथ कभी भी दो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस
आएगा ही नहीं। एक सिंपल प्रेजेंट में आएगा, दूसरा सिंपल फ्यूचर में आएगा। तो एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपसे रिलेटेड कराता है। तो करेंगे क्या, अगर सिंपल प्रेजेंट में दिया होगा फर्स्ट पार्ट तो सेकंड को सिंपल फ्यूचर में बनाना है, और अगर सिंपल फ्यूचर दिया होगा तो उसको दूसरे को सिंपल प्रेजेंट में बनाना है। तो देखिए, अगर मैं पटना जाऊंगा तो मैं एक किताब खरीदूंगा। दो काम हो रहा है, एक काम हो रहा है पटना जाना, दूसरा काम हो रहा है किताब खरीदना। अब आपको सोचना है कि पहले कौन सा काम होगा। तो आप समझ रहे हैं कि अगर मैं पटना जाऊंगा, पहले जाने का काम होगा, तब तो मैं किताब खरीदूंगा। तो पटना जाना पहले होगा, इसको हम लोग बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट में। आप यहाँ जगह नहीं है, आप इसको अलग नोट कर लेंगे कि ये जो हमारा जवाब होगा ये बनेगा हमारा सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट में इसको बनाएंगे। बाद में मैं किताब खरीदूंगा तो ये हमारा बनेगा सिंपल फ्यूचर में, इसको सिंपल फ्यूचर में बनाएंगे। कैसे जवाब होगा हमारा, अगर के लिए इफ लगाएंगे, मैं पटना जाऊंगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जवाब होगा आई गो टू पटना। फ्यूचर में इसको बनाएंगे आई शैल बाय अ बुक। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन को पलट के दे देता है। जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल बताया कि राम एक डॉक्टर बनेगा अगर वह कड़ी मेहनत करेगा। देखिए, अगर चाहे सेंटेंस के शुरू में रहे या बीच में रहे, कहीं रहे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेन आपको ये कंसेप्ट याद रहना चाहिए कि जो भी कार्य पहले होगा उसको किस टेंस में बनाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना है। ये जो हमारा क्वेश्चन है कि राम एक डॉक्टर बनेगा अगर वह कड़ी मेहनत करेगा। दो काम है, राम का डॉक्टर बनना और उसका कड़ी मेहनत करना। तो पहले डॉक्टर बनेगा कि पहले कड़ा मेहनत करेगा? पहले मेहनत करेगा। तो पहले मेहनत करेगा, जो कार्य पहले संपन्न होगा उसको बनाना है सिंपल प्रेजेंट में। लेकिन हमारा है इसमें फ्यूचर पहले आ रहा है ना, इसको इस पार्ट को हम लोग फ्यूचर नहीं बनाएंगे। राम एक डॉक्टर बनेगा, राम विल बिकम ए डॉक्टर। अब क्योंकि ये काम पहले होगा, कड़ी मेहनत करना, मेहनत करेगा पहले तब डॉक्टर बनेगा, तो इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट बनाएंगे। इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वह कड़ी मेहनत करेगा। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि इफ ही डज हार्ड वर्क, ये भी आपका जवाब सही हो सकता है। वर्क को हम लोग एज ए नाउन भी यूज करते हैं और वर्क को हम लोग एज ए वर्ब भी यूज करते हैं। तो आपका जवाब हो सकता है कि राम विल बिकम ए डॉक्टर इफ ही वर्क्स हार्ड या इफ ही डज हार्ड वर्क। तो ये था कंसेप्ट कंडीशनल सेंटेंस का। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने अभी सिखाया, ये जो कंसेप्ट दिया, आप तक पहुंच गया होगा, आप इस चीज को समझ गए होंगे। करना क्या है आपको कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसका एक नोट्स बना लीजिए। और देखिए, कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन जब आप टेंस का सेट बनाते हैं तो उसमें आता है, तो आप उसको बनाइए। और जब आप बनाएंगे आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, जब आपसे बन जाएगा, यकीन मानिए अंदर से आपको बहुत खुशी होगी। अक्सर होता है कि हम लोग अगर कहीं मेहनत करें किसी चीज के लिए और जब उसकी रिजल्ट जो मिलती है, मेहनत के बाद जो रिजल्ट मिलता है, वो अक्सर बहुत मीठा होता है, बहुत सुखदायक होता है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।